गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम करा रहे हैं टैक्स ऑडिट 44AB विद रेफरेंस टू असेसमेंट ईयर 2017। टैक्स ऑडिट 44AB। ओके, टैक्स ऑडिट बिल्कुल बदल चुका है। अब केवल ई फाइलिंग होती है। टैक्स ऑडिट की रिटर्न ना तो जिन एसएससी का टैक्स ऑडिट होता है, ना तो उनकी टैक्स ऑडिट की रिटर्न फिजिकल फॉर्म में जा सकती है, ना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फिजिकल फॉर्म में जा सकती है। ठीक है, तो ये जो टैक्स ऑडिट है ये केवल क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होगी। ओके, तो ये जो टैक्स ऑडिट है ये या तो सीए करता है, वो सीए जो उस कंपनी का ऑडिटर है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, उस कंपनी फर्म और अदर एंटिटी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर मीन्स ऑडिटर अंडर एनी अदर लॉ, और या फिर कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर कोई अदर है और टैक्स ऑडिटर दूसरा सी है। एक पोजीशन क्या होती है, ऑडिटर कोई अलग है और टैक्स ऑडिटर कोई अलग है। तो ये सिचुएशन होती है। और तीसरी सिचुएशन ये होती है कि केवल टैक्स ऑडिट होना है और नॉट टू बी ऑडिटेड अंडर एनी अदर लॉ। ये तीन सिचुएशन होती है कि उसका वैसे ऑडिट नहीं होना है। तो इस केस के अंदर जब वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी है, ओके, या इसका किसी और लॉ के अंदर नहीं है, इन दोनों केसेस के अंदर स्टैट्यूटरी ऑडिटर को ट्रू एंड फेयर की रिपोर्ट भी देनी होती है। ट्रू एंड फेयर की रिपोर्ट भी देनी होती है, यानी ओपिनियन भी देनी होती है। इस केस में तो वो ओपिनियन अंदर अदर लॉ देता ही है, ओपिनियन अंदर अदर लॉ के अंदर देता है। और इस केस के अंदर तो दूसरा ऑडिटर करता है। तो इन दोनों के केस के अंदर वो क्या करते हैं कि जो अदर लॉ वाली ऑडिट रिपोर्ट है, अदर लॉ वाली जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको इसके साथ अटैच कर देते हैं। और इस वाले में क्या करते हैं, इसमें ओपिनियन भी दी जाती है और टैक्स ऑडिट भी किया जाता है। ठीक है, तो फर्क क्या हो गया, तो दो तरह के इसीलिए फॉर्म है। एक फॉर्म कहलाता है 3CA और एक वो कहलाता है 3CB। जब उसका कहीं ऑडिट नहीं होता है तब 3CB जाता है और इन केसेज में जाता है 3CA। ओके, तो 3CB फॉर्म के अंदर
ओपिनियन भी देनी होती है ट्रू एंड फेयर की, और टैक्स ऑडिट भी करना होता है। जबकि 3CA के अंदर केवल टैक्स ऑडिट करना होता है, ओपिनियन नहीं देनी होती है। ये डिफरेंस आपको समझना है। अब आपको समझना है कि ये टैक्स ऑडिट लगता किस किस पे है। ये टैक्स ऑडिट लगता किस किस पे है। हालांकि मैंने लेक्चर के शुरू में कुछ स्लाइड्स दी हैं, उन स्लाइड्स के अंदर डिटेल्ड में पूरी गाइडलाइंस दी हैं और पर्टिकुलर क्लॉज के अंदर क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर होना चाहिए ये मैंने स्लाइड्स में दिया हुआ है। क्योंकि पूरा आपको पूरा सब्जेक्ट एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में करना है। कैसे करना है ये भी मैंने लेक्चर्स में दिया हुआ है। क्योंकि आपको टोटल 180 मिनट है, 3 घंटे का टाइम एग्जाम के अंदर मिलना है। उसमें 20-30 मिनट का आप पेपर पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए, कहीं फंस जाओ उसके लिए स्टेप नहीं रखिए। तो 150 मिनट्स 100 मार्क्स, तो 1.5 मार्क्स 1.5 मिनट पर मार्क्स करना है। 4 मार्क्स का पेपर 6 मिनट में करना है। तो इसी तरह आपको सिलेबस को बांटना है। तो टैक्स ऑडिट का फॉर्मेट यदि आप करते चले जाएंगे, जो फाइलिंग का फॉर्मेट है, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया है कि एक तो आपको लीगल पोजीशंस बताई हैं, कुछ स्लाइड के माध्यम से बताई हैं, क्या क्या गाइडेंस नोट हैं एक एक चीज पर, टैक्स ऑडिट पर। क्योंकि ये एक इतना भयंकर इशू है, क्योंकि काफी चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी रोजी रोटी के लिए टैक्स ऑडिट पर डिपेंड है, पर्टिकुलरली इन द स्मॉल सिटीज। उनकी अर्निंग का जरिया जहां कंपनी नहीं है, केवल ट्रेडर्स हैं और बहुत कम कंपनी है, तो मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन द majority of the chartered accountants in India in smaller towns are dependent on the tax audit। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और उस पर काफी डिपार्टमेंट से भी लिटिगेशन होता है। तो बार बार ICAI से भी काफी रूल्स रेगुलेशंस आते हैं। तो बीच बीच में ICAI ने बहुत गाइडेंस नोट इशू किए हैं। इवन 2014 में भी टैक्स ऑडिट का गाइडेंस नोट आया, कुछ क्लैरिफिकेशन 2015 में भी आए हैं, वो सब मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं। ओके, ये सब चीजें क्या किया, इनकॉर्पोरेट किया। तो अब मैं आपको शुरू कराता हूं क्या बेसिक चीजें, बाकी पॉइंट वाइज कहां का क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर है वो मैंने लेक्चर के शुरू में स्लाइड में दिया हुआ है, आप उसको रोक के देख सकते हैं। मैं यहां पे आपको ओवरऑल व्यू टैक्स ऑडिट का दे रहा हूं। तो सबसे पहले 3 लोगों पे एप्लीकेबल होता है, जो ट्रेडर्स हैं या मैन्युफैक्चरर हैं या जो बिजनेस करते हैं। बिजनेस वालों का यदि 1 करोड़ और 1 करोड़ से एक्सीड करता है, ठीक है, सेल या रिसीट्स, ठीक है, इन दैट केस टैक्स ऑडिट होता है। ये हो गया आपका बिजनेस। जो प्रोफेशनल है लाइक CA, CS, डायरेक्ट डॉक्टर्स एक्सेट्रा, एडवोकेट, प्रोफेशन पे जिनकी 5 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल इनकम है, ओके, या जो प्रीएम्प्टिव टैक्सेशन के अंदर है और जिन पे एप्लीकेबल होता है 44AE, 44BB, 44BBD, ठीक है। ये लिमिट जो है ये चेंज होती रहती है, पहले काफी सालों तक चेंज नहीं हुई थी, अब ये चेंज होती रहती है लिमिट।
तो प्रीएम्प्टिव टैक्स है 44 AB, 44 BB एंड 44 BBD। और इनके अंदर एक फिक्स परसेंटेज है, कहां 8% दिखाना है, कहां 5% दिखाना। इन केसेस में इफ लेस देन दिस परसेंटेज हमें दिखानी तो टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है। तो टैक्स ऑडिट 3 केसेस में हो गया, एक केसेस में बिजनेस में, प्रोफेशन में एंड प्रीएम्प्टिव टैक्सेशन के अंदर। अब जब इसकी कैलकुलेट की जाती है सेल, तो सेल कैलकुलेट करने के लिए कई नोटिफिकेशन आए गवर्नमेंट के, तो मैं जरा नोटिफिकेशन बताता हूं। सेल के अंदर डिस्काउंट कंसीडर नहीं किया जाता। डिस्काउंट को लेस कर देते हैं। लेस कोई स्पेशल रिबेट दी जाती है उसको फॉर कैलकुलेटिंग कि भाई वो टैक्स ऑडिट में आता है या नहीं। लेस स्पेशल रिबेट, लेस कर देते हैं ट्रेड डिस्काउंट, लेस कर देते हैं टर्नओवर डिस्काउंट, लेस कर देते हैं कैश डिस्काउंट, लेस कर देते हैं सेल रिटर्न। करंट ईयर की हो या प्रीवियस ईयर की हो। ओके, अब ये टैक्स ऑडिट कर कौन सकता है? हु कैन डू द टैक्स ऑडिट? ठीक है, अब हम समझते हैं टैक्स ऑडिट कर कौन सकता है। हु कैन डू द टैक्स ऑडिट? हु कैन डू द टैक्स ऑडिट? सेम क्वालिफिकेशन है जो कंपनी एक्ट के अंदर है, यानी जो सीए एक्ट के अंदर और सेक्शन 139 ऑफ कंपनी एक्ट में जो डेफिनेशन है फॉर द पर्पज ऑफ कि सीए होना चाहिए विद इन द मीनिंग ऑफ द सीए एक्ट, या कंपनी एक्ट जो क्वालिफिकेशन करता है और जिन लोगों को डिस्क्वालिफिकेशन करते हैं, जो लोग सीए प्रैक्टिस करने में क्वालिफाइड हैं और जो डिस्क्वालिफाइड है, ये दोनों चीजें सेम है। जब ये सेम है इसलिए मैं इनको डिस्कस नहीं कर रहा। क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन आप सेम है, लेकिन जो कुछ स्पेसिफिक डिफरेंसेज हैं उनको मैं अभी स्पेसिफिक डिफरेंसेज हैं, क्योंकि यहां पर जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है इंडिपेंडेंस की उतनी ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा लिबरलाइजेशन है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको डिस्कस करता हूं। ओके, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए क्या, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप जरा नोट कीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे पहले इसको सीए कर सकता है या सीए फर्म भी कर सकती है। अभी तो डिस्प्यूट चल रहा है, क्योंकि इवन फ्यूचर में जो डायरेक्ट टैक्स कोड है अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स ऑडिट में टैक्स ऑडिट करने की पावर सीडब्ल्यूए को भी दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या होगा वो फ्यूचर के लिए है, दैट इज फ्यूचर। अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ओनली फॉर योर नॉलेज के लिए बताया है। ये कौन कर सकता है? स्टेट्यूटरी ऑडिटर भी कर सकता है,
टैक्स कंसल्टेंट भी कर सकता है, रिलेटिव भी कर सकता है। रिलेटिव यानी इंडिपेंडेंस की लेकिन कौन नहीं कर सकता? नॉट जो आपकी बुक्स रखता है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है, वो टैक्स ऑडिट आपका नहीं कर सकता। और जो एम्प्लॉय है कंपनी का, वो नहीं कर सकता। ओके, अब आ जाइए टोटल नंबर 60 ऑडिट पर चार्टर्ड अकाउंटेंट अलाउड है। पर चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब मान लो एक फर्म है, फर्म के अंदर 5 सीए पार्टनर हैं, तो टोटल 300 ऑडिट हो सकते हैं। टोटल 300 ऑडिट हो सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आ जाइए हेड ऑफिस प्लस ब्रांच ऑफिस मिला के। थर्ड, यदि कोई हेड ऑफिस का भी करता है प्लस ब्रांच ऑफिस का करता है, तो ये दोनों मिला के 1 ऑडिट माना जाएगा फॉर कैलकुलेटिंग पर्पज ऑफ 60। ये दोनों मिला के एक ऑडिट माना जाएगा। यदि आप 10,000 रुपए कोई सीए, प्रोपराइटर, फर्म या सब मिलके प्लस प्लस करके यदि 10,000 या इससे ज्यादा इनडेटेड हैं, तो वो टैक्स ऑडिट नहीं कर सकता, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। डिस्क्वालीफाई, देन ही विल बी डिस्क्वालीफाई। अब इसका रिमूवल कैसे हो सकता है? रिमूवल जो है, टैक्स ऑडिटर एक बार हो गया, फॉर वैलिड ग्राउंड हो सकता है, लेकिन बट नॉट कि उसने एडवर्स रिपोर्ट दी है, उसने कुछ डिस्क्वालीफाई किए हैं, इस वजह से नहीं की जा कर सकते। केवल क्या किया जा सकता है? डिले इन ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट डिले करता है, अपलोड नहीं कर रहा है टाइम से, अवेलेबल नहीं है, इन सब की वजह से टैक्स ऑडिट ओके। ये ई फाइलिंग नहीं कर पा रहा है। यदि कोई टैक्स ऑडिटर को इनवैलिड रिमूवल होता है, तो कंप्लेन कहां हो सकती है? कंप्लेन आईसीआई के एथिकल बोर्ड को, आईसीआई के एथिकल बोर्ड को कंप्लेन हो जाएगी। ओके, साथ में जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर इज नेसेसरी। Communication with previous auditor is necessary. Without communicating with the previous auditor, ये ऑडिट नहीं हो सकता।
अब नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट इज, जिस तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसी तरह टैक्स डिपार्टमेंट ने भी कुछ स्टैंडर्ड नोटिफाई की। टैक्स डिपार्टमेंट ने ओके सेक्शन 145(1) पहले हमें समझना पड़ेगा इनकम टैक्स एक्ट का। सेक्शन 145(1) क्या कहता है? दोनों मेथड रिकॉग्नाइज करता है, कैश और मर्केंटाइल। ठीक है, लेकिन अगर कंपनी के अकाउंट्स किसी लॉ के अंदर मर्केंटाइल जरूरी है लेकिन ये कैश पर रख रहा है, तब उसको ओपिनियन डिस्क्लोजर अफेक्ट देना है। यदि मर्केंटाइल जरूरी है और वो कैश बेसिस पर रख रहा है किसी लॉ के अंदर, अदरवाइज इनकम टैक्स एक्ट 145(1) के अंदर दोनों मेथड रिकॉग्नाइज करता है। 145 ने दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक अपना AS1 और एक AS5, इसको AS-IT1 और इस IT1 और AS-IT2 की तरह ये दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी करे हुए हैं, यानी डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी और ये प्रायर पीरियड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, प्रायर पीरियड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उन्होंने एज ए IT अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करके नोटिफाई किए हैं। ओके, साथ ही साथ 145(3) कहता है जो असेसिंग ऑफिसर है टैक्स वाला, वो बुक्स रिजेक्ट कर सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बुक्स रिजेक्टेड ना हो। बुक्स रिजेक्टेड कब कर सकता है? यदि वो ही इज नॉट सेटिस्फाइड। बुक से क्या है? सेटिस्फाइड नहीं है। सेटिस्फाइड कम नहीं होगा यदि देखेगा करेक्ट और कंप्लीट नहीं है बुक्स। बुक्स या तो करेक्ट नहीं है या कंप्लीट नहीं है, तब ये कहेगा कि भाई आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस टाइप ऑफ द बुक्स। या नो रेगुलर मेथड बार बार हम चेंज कर रहे हैं, या नो फॉलोअप ऑफ, नो कंप्लायंस ऑफ AS-IT1 and AS-IT2, that is AS1 और AS5, इनकी कंप्लायंस ना हो तब भी क्या करेगा डिपार्टमेंट? रिजेक्ट कर देगा अकाउंटिंग को। अब आपको समझना है क्या एक बार दी हुई टैक्स ऑडिट रिवाइज हो सकती है? हाँ जी। अब आपको समझना है रिवीजन ऑफ
रिवीजन ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। हाँ जी, क्या ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज हो सकती है? जनरली कांट रिवाइज, ये जनरली रिवाइज नहीं हो सकती। लेकिन रिवाइज कब कब हो सकती है? नंबर फर्स्ट, यदि एजीएम ने रिवाइज कर दी वाइल एडॉप्टिंग रेट्रोस्पेक्टिव लॉ चेंज हो गया, रेट्रोस्पेक्टिव इंटरप्रिटेशन, ओके। तो जब भी रिवाइज होगी तब तक क्लियरली रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा, क्लियरली स्टेटेड लिखना पड़ेगा बड़े बड़े वर्ड में कि दिस इज रिवाइज। ये आपको डिस्क्लोज करना होगा कि ये रिपोर्ट रिवाइज है। तो ये मैं आपको ओवरऑल व्यू दिया है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का। तो आज हम ये जो टैक्स ऑडिट है इसको यहां फिनिश करते हैं। लेकिन एक और मैटर है, दैट इज ऑडिट ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। ऑडिट ऑफ पब्लिक ट्रस्ट आपको पता है सोसाइटी के, ट्रस्टों के, पब्लिक ट्रस्ट के, स्कूल कॉलेजों के, सोसाइटी के, टेम्पल्स के ऑडिट भी अंडर सेक्शन 12 जो एग्जेम्पशन लेते हैं, 10-11 वाले जो ट्रस्ट होते हैं उनका भी ऑडिट होता है, ठीक है, अंदर इनकम टैक्स लॉ। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तो हम आपको ये भी थोड़ा सा कराते हैं, ऑडिट ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। हाँ जी, तो ऑडिट ऑफ पब्लिक ट्रस्ट क्या होता है? जो ट्रस्ट एग्जेम्पशन लेते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं अंडर सेक्शन 10A, 11, 12A एटसेट्रा, ये सब पब्लिक ट्रस्ट होते हैं। तो इनका गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्योंकि इनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है, तो ये एग्जेम्पशन होती है ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पे। क्योंकि ये एसेस करना चाहता है असेसिंग ऑफिसर कि भाई ऑडिटर कम से कम इसको चेक करे कि ये कहीं गलत एग्जेम्पशन तो नहीं ले रहा। तो अब हमें जब ऑडिट ऑफ पब्लिक ट्रस्ट करना है तो हमको जब भी एग्जेम्पशन जो भी पब्लिक ट्रस्ट लेना चाहता है तो उसको ऑडिट कराना पड़ता है। और एक 10B फॉर्म होता है, इस फॉर्म के अंदर ऑडिट रिपोर्ट सीए इशू करता है। ऑडिट रिपोर्ट इशू की जाती है बाय सीए। तो जब ये पब्लिक ट्रस्ट का ऑडिट होता है तो उसका क्या ऑडिट प्रोसीजर है, क्या क्या चीजें हमें देखनी है, ये जरा हम समझते हैं शॉर्ट में, ठीक है। हालांकि इसकी भी मैंने ऑडिट ऑफ पब्लिक ट्रस्ट भी स्लाइड में जो टैक्स ऑडिट वाली में है, कुछ स्लाइडें भी अपने लेक्चर से पहले आप देखेंगे, पहले कुछ स्लाइडें चली हुई हैं। यदि आपको और डिटेल में करना है तो ये लेक्चर सुनने के बाद बैक करके बिगनिंग में स्लोली स्लाइड पर रोक के आप उनको पढ़ सकते हैं।
तो सबसे पहले आपको ऑडिट प्रोसीजर में ये देखना है, सबसे पहला प्रोसीजर है आपको देखना है सीए को, रिजोल्यूशन ऑफ अपॉइंटमेंट एंड लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट एज ए ऑडिटर। यहां पर जो भी ऐसे 210 के प्रोविजंस है उन सबको भी एंश्योर करना है, ठीक है। उसके बाद में प्रीवियस ईयर कौन सा है ये एश्योर करना है, और प्रीवियस ईयर्स की बुक्स, प्रीवियस ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक्स लेने हैं। उसके बाद में आपको एग्जामिन करना है इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग पॉलिसी, ये सब हम लोग करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ एक्टिविटी देखेंगे, एक्टिविटीज देखेंगे, ट्रस्ट डीड देखेंगे, लिस्ट ऑफ एक्टिविटी देखेंगे, ट्रस्ट डीड्स देखेंगे, ओके। और उन सब के बाद में जिस तरह रेगुलर ऑडिट करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचिंग, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपन देखेंगे वेरिफिकेशन, ठीक है, असेट्स और लायबिलिटीज का, बीसीआर, ईपी, वैल्यूएशन देखेंगे, कंप्लीटनेस देखेंगे, कंप्लीटनेस, राइट देखेंगे, एग्जिस्टेंस देखेंगे, प्रेजेंटेशन देखेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद में सीए भी देखेंगे, हर एंट्री का करेक्टनेस, ऑथोराइजेशन एंड वैलिडिटी, यानी जो प्रोसीजर्स हम देखते हैं जनरल ऑडिट में वो देखेंगे। साथ में पीपीएस इंटरनल कंट्रोल के लिए देखेंगे, पॉलिसी प्रोसीजर सिस्टम हैज बीन डिजाइन्ड इन ए वे व्हिच कैन प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द असेट्स ऑन टाइमली बेसिस। ये सारी चीजें अपन देखेंगे। बाकी जो है आप लोग देखेंगे कि भाई ये जो ट्रस्ट है ये कहीं को कुछ एक्टिविटी कॉमर्शियल तो नहीं कर रहा। कॉमर्शियल एक्टिविटी मीन्स फीस लेके काम कर रहा हो, क्योंकि यदि वो कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहा हो, इफ नो कॉमर्शियल, तो एएस इज नॉट एप्लीकेबल, एएस नॉट एप्लीकेबल। और अगर इफ कॉमर्शियल तो एएस एप्लीकेबल होंगे। तो ये हमें देखना है, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, लिस्ट लेनी है, सर्टिफाइड लिस्ट ऑफ पर्सन्स जो कि रेस्पॉन्सिबल है अंडर सेक्शन 13(3), क्योंकि ये देखना है ये जो लिस्ट ऑफ पर्सन है जो 13(3) के बाद में है, ये जो है कहीं इनको कोई पेमेंट तो नहीं दिया जा रहा है। ये सारी चीजें देखने के बाद में बाकी जो नॉर्मल मेन चीजें हमने आपको बता दी। बाकी चीजें आपको क्या करना है, बाकी चीजें आपको जिस तरह आप और हॉस्पिटल, क्लब वगैरह का जो ऑडिट करते थे, स्कूल का, हॉस्पिटल का, क्लब का, तो सब में ही आप देखते थे कि ये जो स्कूल, हॉस्पिटल, क्लब हैं जनरली ये एज ए ट्रस्टी रजिस्टर्ड होते हैं। तो जो चीज नॉलेज आपने उसमें पढ़ी है उसको भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन मेन जो पॉइंट्स हैं वो हमने आपको बता दी। तो ये आपका फिस्कल ट्रस्ट का ऑडिट है। वैट और एक्साइज में आपको कराई चुका हूं, ठीक है। तो वैट के लिए आपको जो वैट आपने इनकम टैक्स के साथ में और इनडायरेक्ट टैक्स में
जो वैट की नॉलेज पढ़ी है, एक्साइज में जो एक्साइज की नॉलेज ली है, और इवन इस टैक्स ऑडिट में जो इनकम टैक्स की नॉलेज है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इनकम टैक्स में आपको मेन ये देखना है कि इनकम टैक्स के प्रोविजंस के हिसाब से पेमेंट लिया है या नहीं। जो चीजें इनकम टैक्स में डिसअलाउ होती हैं या जो मेजर सेक्शन है, ये टैक्स ऑडिट में कवर होते हैं। 269 SS, 269 TT, पर्सनल एक्सपेंसेस, 43B, यानी जो इनकम टैक्स के सेक्शंस हैं जहां जहां डिसअलाउंस होते हैं, जो आप इनकम टैक्स में पढ़ते हैं, वही वाले पॉइंट आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में मिलेंगे। जो इनकम टैक्स की नॉलेज आपने PGBP की पढ़ी है, उसमें आप देखते हैं कि जिन जिन पॉइंट में डिसअलाउंस हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड, TDS, डिसअलाउंस, जहां जहां डिसअलाउंस हो सकता है, जो जो चीजें आप एडिशन कर रहे होते हैं, यदि आप कोई कंप्यूटेशन करें, उन्हीं सब के बारे में जनरली पॉइंट दिए हुए हैं। तो उनमें वही प्रोविजंस लगेंगे जो प्रोविजंस इनकम टैक्स में लगते हैं। इसी तरह ये जब इसका ऑडिट करेंगे आप पब्लिक ट्रस्ट का, तो जो आपने नॉलेज गेन करी है सेक्शन 10(11) की और चैरिटेबल ट्रस्ट की कि 85% यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। फिर उसको जो जो फॉर्मेलिटी करनी है, जो जो उसके अंदर अलाउंस के लिए जरूरत है, वही सारी चीजें इसमें देखेंगे। इसी तरह मैंने आपको कराया था वैट ऑडिट, एक्साइज ऑडिट, सेल टैक्स ऑडिट्स, और अब 2015 से शुरू हो चुका है सर्विस टैक्स ऑडिट। 2015 से सर्विस टैक्स ऑडिट शुरू हो चुका है, एक्साइज ऑडिट हो गया है, कस्टम हो गया है, इवन कई जगह एंटरटेनमेंट टैक्स ऑडिट भी होता है कुछ स्टेट के अंदर। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो जब आप सर्विस टैक्स में देखेंगे या वैट में देखेंगे या एक्साइज में देखेंगे, तो वैट ऑडिट के अंदर हालांकि लेक्चर कवर हुआ है, लेकिन एक जनरल में आपको अंडरस्टैंडिंग कर रहा हूं हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। वैट ऑडिट के अंदर आपको क्या करना होता है, मेन है इनपुट क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैपिटल पे क्या होगा, कैपिटल गुड्स पे वैट क्रेडिट क्यों हुआ, सेल सही लिखी है या नहीं लिखी है, इनपुट वाले का इनवॉइस ठीक है या नहीं, उस पे इनपुट क्रेडिट मिलना चाहिए या नहीं, कैपिटल आइटम है या कंज्यूमेबल आइटम्स है। ये सारी चीजें जो हम वैट की अलाउंस और वैट इनपुट क्रेडिट के लिए जो करते हैं, बेसिकली वो सबसे इंपॉर्टेंट है वैट के अंदर। डीलर रजिस्टर्ड होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस कटा होना चाहिए, टाइमली जमा होना चाहिए, इनपुट क्रेडिट कब मिल सकता है, उसकी क्या कंडीशंस हैं, यही सारी चीजें हमें वैट ऑडिट में। एक्साइज ऑडिट जो एक्साइज ऑडिट अपने कोर्स में है, वो एक्साइज ऑडिट बाय द डिपार्टमेंट है, उसकी डेस्क रिव्यू प्रोसेस है और वो करते हैं, तो वो आपका सेम प्रोसेस है। लेकिन वैट है, सर्विस टैक्स है, जो ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, उन सब में आपको ध्यान ये रखना है कि जो सर्विस टैक्स के प्रोविजंस हैं, जो नेगेटिव लिस्ट हैं, है ना, और जिस जैसे एग्जेम्प्टेड हैं, जो डिक्लेयर्ड सर्विस हैं, किस पे क्या अबेटमेंट मिलता है, वो सारी चीजें जो आप इनकम टैक्स में देखते हैं, वही चीज, क्योंकि जो पर्पज है ना फिस्कल जो टैक्स ऑडिट है या वैट ऑडिट है, इन सब का जो पर्पज है टैक्स इवेजन को रोकना है। तो बेसिकली जहां पर आपको जिन बेसिस पे टैक्स की एग्जेम्पशन मिलती है, जिन बेसिस पे इनपुट क्रेडिट मिलता है, जिन बेसिस पे सैनवेट क्रेडिट मिलता है, जिन बेसिस पे सर्विस टैक्स का क्लेम मिलता है, जिस बेसिस पे रिफंड मिलता है, वो सारी बेसिस पूरी हुई है नहीं हुई, ये आपका बेसिक है। क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता नहीं है। आना ये है कि आपकी जो नॉलेज है, जो टैक्स की नॉलेज है, जो इनकम टैक्स की नॉलेज है, जो सर्विस टैक्स की नॉलेज है, जो कस्टम की नॉलेज है, इस सारी नॉलेज को आपको कहाँ यूज करना है, आपको यूज करना है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो फिस्कल टैक्स, फिस्कल ऑडिट में आपको
अपने सारे सब्जेक्ट की नॉलेज यूज करनी है। इसी तरह मैंने लास्ट में कराया था कॉस्ट ऑडिट, उसमें आपको बताया था क्या करना है, पूरे कॉस्टिंग की नॉलेज यूज करनी है। कॉस्ट ऑडिट करते समय कॉस्ट के प्रोसीजर ध्यान में रखना है, एब्जॉर्प्शन, मार्जिनल, किस बेसिस पे एलोकेशन होता है, किस बेसिस पे डिपार्टमेंटल एलोकेशन होता है, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। तो ये जो ऑडिट का सब्जेक्ट है, ये सारे सब्जेक्ट्स का निचोड़ है। स्टॉक एक्सचेंज ऑडिट है, डिपॉजिटरी ऑडिट है, उसमें आपको एसएफएम की सारी नॉलेज का यूज करना है। कंपनी का ऑडिट है, उसमें कंपनी लॉ की सारी नॉलेज, सेबी की नॉलेज जो आप कॉर्पोरेट लॉ में पढ़ते हैं, फेमा में पढ़ते हैं। तो ये जो ऑडिट है बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें सारी नॉलेजों का आपको सारी नॉलेज आपको जब भी क्वेश्चन करना है सोचना है इस सब्जेक्ट पे कौन कौन सा लॉ है, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अब जब आप अकाउंट केस स्टडी करोगे तो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में समझते हैं, आप जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जो कंसेप्ट समझते हैं, अकाउंटिंग के जो कंसेप्ट हैं, तो सारे सब्जेक्ट का निचोड़ है ऑडिट। ऑडिट इज द सब्जेक्ट जिसमें जितने भी सब्जेक्ट आज तक आपने पढ़े हैं, ठीक है, आपके हर स्टेज पर उन सारी स्टेजेस का निचोड़ है क्या, वो निचोड़ है ऑडिट। ठीक है, इस तरह आपको ऑडिट को सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच।